काव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि एकांश उसको देखकर बोला, तुमको शॉर्ट टाइम के लिए सदमे में जाने की बीमारी है क्या? काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। एकांश फिर काव्या से बोला, खाओ। तो इस बार काव्या ने प्लेट से इमरती उठा ली। काव्या ने खाना स्टार्ट किया, पर उसका पूरा ध्यान एकांश पर ही था, जो पूरे स्वाद लेकर खा रहा था। काव्या हल्का मुस्कुरा दी और थोड़ा हिचकिचाकर बोली, आपको मीठा बहुत पसंद है? एकांश, हाँ, तुमको पता है, जब माँ थी तो मुझे डेली मीठे में कुछ बनाकर खिलाती थी। बोलते हुए एकांश के हाथ रुक गए और उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। काव्या भी एकांश के बदलते एक्सप्रेशन देख सकती थी। एकांश जहाँ पहले खुश था, अब उसके फेस पर उदासी छा गई थी। एकांश ने अपने हाथ में पकड़ी इमरती प्लेट में रख दी और बोला, मेरा हो गया, तुम खा लो। इतना बोलकर एकांश उठकर रूम के बाहर चला गया। काव्या कुछ बोल नहीं पाई, बस एकांश को देखती रह गई। उसके पास अब बोलने को शब्द ही नहीं थे। शायद उसने गलत सवाल कर दिया था। काव्या ने भी प्लेट साइड में रख दी। उसका भी अब खाने का मन नहीं हुआ। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने एकांश को गहरी चोट दे दी हो। शायद एकांश अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि उनका जरा सा ख्याल आने से वो दुखी हो जाता था। काव्या को अजीब लग रहा था, तो उसने अपनी वूलन की स्टॉल ली और बालकनी में आ गई, पर सामने देखते ही उसकी आंखों में और उदासी छा गई। सामने गार्डन में एकांश बेंच पर बैठा ऊपर आसमान में तारे देख रहा था। काव्या को दिल में दर्द सा होने लगा। उसकी वजह से इतनी ठंड में एकांश बाहर बैठा था। क्या ही जरूरत थी उसको कुछ भी पूछने की। काव्या वूलन का स्टॉल लिए थी, फिर भी उसको ठंड लग रही थी, तो एकांश तो गार्डन में नॉर्मल टी शर्ट पहने बैठा था। उसको कितनी ठंड लग रही होगी, सोचते हुए ही काव्या का दिल बैठा जा रहा था। दिन में तो नहीं, पर रात के वक्त ठंड तो हो रही थी। जब आधी रात हो तो ठंड और बढ़ जाती है। काव्या से एकांश को ऐसे बैठे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो रूम में आई और एकांश की जैकेट लेकर गार्डन में चली गई। एकांश बैठा आंखों में हल्की नमी लिए ऊपर तारों को देख रहा था कि काव्या पीछे से आई और उसके ऊपर से जैकेट पहना दी। एकांश ने अपनी नजरें और ऊपर करके देखा तो काव्या को देखकर ठीक से होकर बैठ गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या एकांश के पास आकर बैठ गई और सैड फील करते हुए बोली, सॉरी। एकांश काव्या की तरफ देखकर बोला, किस लिए? काव्या ने एकांश को देखते हुए कहा, वो मेरी वजह से आप वो। काव्या अटक अटक कर बोल रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करे। उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो चुप हो गई। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से सेट नहीं हूँ। माँ की याद आती है तो अपने आप दिल भारी हो जाता है। फिर कुछ मन नहीं करता, ना किसी से बात करने का, ना ही कुछ काम करने का। बस ऐसा लगता है कुछ देर सबसे दूर चला जाऊं, कोई ना हो मेरे पास। कुछ देर सबसे दूर रहने पर शांति महसूस करता हूँ। काव्या खड़ी हो गई और बोली, सॉरी, मैं चली जाती हूँ। एकांश काव्या को एक नज़र देखकर बोला, तुम मेरे साथ रह सकती हो। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश ऊपर देखते हुए बोला, तुम कोई में नहीं आती हो, इसलिए मेरे साथ रुक सकती हो। काव्या के दिल को एक मीठा सा एहसास छू गया। वो फिर एकांश के बगल में बैठ गई। एकांश फिर वैसे ही बैठ गया था, पर अब उसने जैकेट पहन ली थी तो काव्या को अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर शांति के बाद काव्या हिचकिचाकर बोली, अगर बुरा ना लगे तो मैं कुछ पूछूं? एकांश, हाँ। काव्या, आपकी मदर को क्या हुआ था? एकांश गहरी सांस लेते हुए बोला, जब मैं 14 साल का था तब माँ की तबीयत बिगड़ी। चेकअप के बाद पता चला माँ को ब्लड कैंसर है। उनके पास समय कम है। फिर 4 साल बीमारी से लड़ने के बाद माँ गुजर गईं। काव्या फिर कुछ नहीं बोली। बोलती भी क्या, इस सिचुएशन में क्या बोले कोई नहीं समझ सकता। उसने भी अपने फादर को खोया था, और वो कुछ महीने की थी तो उसको उस दर्द का एहसास नहीं था। फिर उसके फादर की जगह विजय जी ने ले ली, तो काव्या को कभी वो दर्द, वो खालीपन महसूस ही नहीं हुआ। काव्या शांत बैठी थी कि एकांश बोला, तुम्हारी फैमिली तुमको लेकर इतनी रूड क्यों है? काव्या एकांश की तरफ देखने लगी। अपनी फैमिली का जिक्र होते ही काव्या की आंखों में आंसू भर आए। एकांश काव्या की तरफ देखकर बोला, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके। काव्या गहरी सांस लेते हुए बोली, उसमें अनकंफर्टेबल होने जैसा कुछ नहीं है। मेरी पूरी लाइफ ही अनकंफर्टेबल है। जब पैदा हुई
तो 1-2 महीने की ही हुई होगी कि पापा एक ट्रेन के हादसे में गुजर गए। नॉर्मल फैमिली से थे और तुम तो जानते हो, लड़की पालना तो किसी का कर्जा लेकर बैठने वाला हाल के बराबर होता है। ऊपर से एक नहीं, 2-2 लड़कियां। दीदी उस समय 5 साल की रही होंगी। ऊपर से सोने पर सुहागा, मैं काली। और जब से हुई तब से तो परिवार में सब गड़बड़ होने लगी। पहले पापा गुजर गए, फिर दादी जी को खेती में नुकसान हुआ, फिर बड़े पापा की जॉब छूट गई, तो सबने मिलकर मुझे मनहूस बना दिया और माँ को घर से निकाल दिया और बोले, तुम अपने मायके चली जाओ, अनाज हम भिजवा दिया करेंगे। माँ हम दोनों बहनों को लेकर अपने मायके आ गईं, तो कुछ महीने रहने के बाद घर में लड़ाइयाँ होने लगीं। मामी और मामा नाना जी से लड़ने लगीं, वो अपनी 2 लड़कियों को पाले या नन की 2 लड़कियों को। ससुराल वालों ने तो बस अनाज देने का बोलकर पल्ला झाड़ लिया। बाकी लड़कियां बड़ी होंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर शादी का खर्च कहाँ से आएगा? आज ही फैसला कर लो क्या करना है। और फैसला यह किया गया कि नाना जी ने माँ को एक अलग घर दे दिया और बोला, खुद कमाओ और अपने बच्चों को पालो। महीने भर में उनसे जितना बनेगा वो पैसों से मदद कर देंगे। मेरी मानूसियत सब जगह फैल गई थी। माँ हम दोनों बहनों को लेकर अकेले रहने लगी। दादाजी के घर से खाने को अनाज मिल जाता था और नाना जी के घर से थोड़े पैसे, पर इससे जीवन थोड़ी निकलने वाला था। माँ ने जॉब करने का सोचा, पर बच्चों को कहाँ छोड़ती। फिर उन्होंने दीदी को सरकारी स्कूल में डाल दिया और मुझे लेकर स्कूल में पढ़ाने लगी, पर मेरी मानूसियत वहाँ भी घुस गई। मैं छोटी थी तो रोती ज़्यादा थी, जिसकी वजह से माँ को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ ने फिर कई जगह काम किया, पर कुछ महीने काम के बाद उनको मेरी वजह से जॉब से निकाल दिया था। कभी ये बोलकर कि हमने बच्चों को कुछ दिन काम में आपके साथ रखने की परमिशन दी थी, अब तो महीना भर होने पर आ गया, आप तो बच्चा छोड़कर नहीं आती। तो कभी यह बोलकर कि सभी बच्चे इस बच्ची के साथ खेलने में ही समय बिता देते हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कब? आप इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। तो कभी मेरे रंग की वजह से माँ को ट्यूशन नहीं मिलते थे। हमारे बच्चे गोरे हैं, ऐसी काली बच्ची के साथ 1-2 घंटा कैसे रहेंगे? मेरे बच्चों को गंदगी देखने की आदत नहीं है। काव्या फेक स्माइल के साथ बोली, गंदगी? काला रंग उनके लिए गंदगी था। फिर माँ को विजय पापा मिले। उनकी एक बेटी थी, पर उनकी वाइफ बच्ची को जन्म देते समय ही गुजर गई थी और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से वो बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं थी। माँ और विजय पापा की मुलाकात धीरे धीरे बच्चों की वजह से दोस्ती में बदल गई। फिर दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों को समझा। विजय पापा को भी अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, उसको माँ जैसा प्यार देने के लिए कोई चाहिए था, क्योंकि उनकी बच्ची भी जब तक 1-2 साल की थी तब तक ठीक था, पर वो 4 साल की होने पर आ गई थी और धीरे धीरे वो और बड़ी होती। ऊपर से वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, तो वो अपने कुछ काम नहीं कर पाती थी। उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत थी। जो प्यार एक माँ देती है वो कोई आया नहीं दे सकती थी। इसलिए उन्होंने माँ के सामने शादी की बात रखी और माँ को भी सही लगा। तीनों बच्चों को माँ पापा दोनों मिल गए थे। अलग अलग स्ट्रगल करने से अच्छा था एक परिवार बन के साथ रहा जाए। और विजय पापा की भी बेटी थी, तो वो बेटियों का मोल और उनकी जिम्मेदारी बखूबी समझते थे। और पापा के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो पहले से चाहते थे कि पापा दूसरी शादी कर लें, पर कोई भी लड़की किसी मेंटल बच्ची की माँ बनने को रेडी नहीं थी। पर माँ ने हाँ कर दी थी, इसलिए सब तैयार हो गए। फिर हम तीनों एक परिवार बन गए और उन दोनों में मैं सबसे छोटी थी। पापा की बेटी खुशी मेरे साथ खेलती रहती थी। तो माँ पापा अपना टाइम सेट करके जॉब करने लगे और दीदी अच्छे स्कूल जाने लगी। इससे बच्चे भी संभल गए और वो लोग फाइनेंशियल भी स्टेबल होने लगे। पर कुछ सालों बाद खुशी की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और पता चला कि उसके दिल में छेद है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, पर बचने के चांस ना के बराबर। फिर भी पापा ने उसका कर्ज लेकर ऑपरेशन करवाया, पर वो बची नहीं। मैं उस समय 2.5-3 साल की रही होंगी। खुशी के गुजरने के बाद पापा टूट गए और माँ को लगा, लोग सच ही कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। मैं जहाँ होती हूँ वहाँ सब बुरा ही होता है। तब से माँ मुझसे नफरत करने लगी। तब से वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती। पापा ने हम दो बहनों के लिए अपने आप को समझाया कि खुशी के साथ जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। पर माँ के रूखे व्यवहार की वजह से पापा मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि वो मेरे दर्द को समझते थे। उनकी बेटी को भी पागल कम दिमाग वाली बोला जाता था
और मुझे भी कुछ मिलते जुलते ताने मिलते थे। दोनों की तकलीफ एक थी। तो पापा खुशी की जगह मुझे देखने लगे और ये बात दीदी को अच्छी नहीं लगी कि पापा मुझसे प्यार ज़्यादा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं था, पापा हम दोनों को बराबर प्यार करते थे, पर पापा के दिल में मेरे लिए सहानुभूति ज़्यादा थी। और थोड़े बड़े होते होते दीदी भी मुझसे चिढ़ने लगीं और आज तक ना माँ मुझसे ठीक से बात करती हैं, ना दीदी। एक पापा थे, अब वो भी मुझसे गुस्सा हो गए। बोलते हुए काव्या की आंखों से आंसू झलक आए और वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, मेरा तो पूरा परिवार होते हुए भी मैं अनाथ बन गई। जी रही हूँ, न तब कोई पूछने वाला था और न मरने के बाद। बोलते हुए काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकांश ने काव्या को साइड हग करते हुए अपने आप से चिपका लिया। काव्या रोने लगी। एकांश ने उसके सर पर सर रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। काव्या अपना सर उठाकर देखने लगी। एकांश ने फिर काव्या का सर अपने शोल्डर पर रख लिया। काव्या फिर कुछ नहीं बोली। कुछ देर शांति के बाद काव्या को ठंड ज्यादा लगने लगी और उसके दांत किटकिटाने लगे। एकांश ने काव्या के सिर से सिर हटाया और बोला, तुमको ठंड लग रही है? काव्या कपकपाते हुए बोली, क्यों, आपको नहीं लग रही है? एकांश, मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। काव्या ने अपना सिर हिला दिया तो एकांश उठा और बोला, चलो वरना बीमार पड़ जाओगी। बोलकर एकांश आगे बढ़ गया तो काव्या भी उठकर उसके साथ चलने लगी। दोनों रूम में आए तो काव्या फिर स्टडी रूम की तरफ बढ़ी तो एकांश ने उसको पीछे से आकर बाजू से पकड़ लिया और घुमाकर बेड के पास ले जाते हुए बोला, भूल गई, तुमको कहाँ सोना है? काव्या नजरें तिरछी करके एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को बेड के पास लेकर आया और उसको लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट। काव्या बस अपलक एकांश को देख रही थी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, मेरी गुड नाइट किस। बोलते हुए एकांश ने अपना गाल आगे कर दिया और फिंगर से पॉइंट करने लगा। काव्या का कलेजा मुंह को आ गया। उसको अपना थूक तक अंदर करने में दिक्कत होने लगी। काव्या के किस ना करने पर एकांश बोला, मुझे मेरी हक की हर चीज चाहिए। प्यार से दोगी या जबरदस्ती लूं? काव्या की आंखें और बटेर जैसी हो गईं। एकांश, सोच लो, मैंने जबरदस्ती किस ली तो। बोलते हुए एकांश काव्या के होंठों को उंगलियों से छूने लगा। काव्या का दिल फड़फड़ाकर बाहर आने को झटपटाने लगा और उसने घबराकर जल्दी से एकांश के गाल पर हल्के से छू लिया। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, अच्छे से, और गुड नाइट कौन बोलेगा, तुम्हारा भूत? काव्या ने डर की वजह से एकांश को गाल पर किस करते हुए गुड नाइट बोल दिया, पर वो किस करने के टाइम इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि उसने अपना कुर्ता इतनी कस के ब्लैंकेट के अंदर से पकड़ा हुआ था कि जैसे कोई उसके गले पर चाकू रखकर खड़ा हो। एकांश मुस्कुरा दिया और उठकर दूसरी साइड आया और लाइट लैंप ऑफ करके बेड पर लेट गया। अंधेरा होने पर काव्या ने एक डर भरी सांस ली, पर उसको कहीं हल्का सा सुकून भी था कि एकांश उससे थोड़ा दूर लेटा है। उनके बीच काफी गैप है, पर तुरंत ही उसका सुकून घबराहट में बदल गया। एकांश बिल्कुल उसके पास आकर लेट गया और ऊपर से उसने अपना हाथ भी काव्या के पेट के ऊपर रख लिया। घबराहट से तो काव्या की सांसें धीमे चलने लगीं, पर अंधेरे में वो दोनों ठीक से एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। पर एकांश फिर भी काव्या के रिएक्शन को समझते हुए बोला, आंखें मत फाड़ो, कुछ समय पहले ही कहा था, मुझे अपने हक की चीजें पूरे अधिकार से चाहिए। अगर तुम प्यार से देती हो तो ठीक है, अगर नहीं तो मुझे अपना हक जबरदस्ती लेना भी आता है। चॉइस तुम्हारी है। और हाँ, मुझे सुबह देर तक सोने की आदत है, तो मुझे सुबह जल्दी डिस्टर्ब मत करना। काव्या तो बस शौक में स्टैचू बनी लेटी थी। एकांश सो गया था, पर काव्या अपने सांस रोके लेटी थी। न उसकी हिम्मत एकांश का हाथ हटाकर उसके बगल से उठने की थी, न ही एकांश के ऊपर गुस्सा करने की। काव्या का तो सिर ही सोच सोच कर दर्द हो रहा था। अचानक से एकांश ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? अभी तक उसने एकांश के 3 रूप देखे थे। एक शुरू में एकदम क्रूर रूप, फिर दूसरा गुस्सा जिसको झेला जा सकता था, पर यह तीसरा लबी डबी रूप, ये तो काव्या हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। अभी तक तो एकांश बस कभी कभार उसको किस कर लेता था, पर अब तो एकांश सीधा उसकी गर्दन पकड़ने पर आ गया है, साथ में सोना। अरे नहीं, ये क्या उसकी छूट का नतीजा है? जो एकांश अब अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, उसको क्या उस समय जब पहली बार एकांश ने किस किया था तभी एक्शन लेना चाहिए था?
तो बात यहाँ तक नहीं आती। पर वो भी क्या करे, एकांश के सामने उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। आधा टाइम तो उसका दिमाग ब्लॉक ही हो जाता था और जब तक वो कुछ समझने की कोशिश करती थी तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। पर जो भी हो, एक बेड पर, वो भी इतने पास। पास क्या, चिपक के कभी नहीं। एकांश के लिए नॉर्मल होगा पर उसके लिए किसी गुनाह से कम नहीं है। वो ऐसे कैसे किसी अनजान, बिना किसी रिश्ते के, किसी लड़के के साथ बेड शेयर कर सकती है। काव्या ने अपने ही ख्यालों में सोचते हुए फैसला लिया कि वो अभी एकांश से बात करेगी और उसको इस हरकत के लिए अच्छे से सुनाएगी। काव्या ने हाथ बढ़ाकर अपने साइड का नाइट लैंप ऑन किया और सिर घुमाकर एकांश से गुस्से में कुछ बोलने ही जा रही थी, पर एकांश को देखकर उसके शब्द फिर उसके मुंह में ही रह गए। एकांश आराम से चैन की नींद सो रहा था। सोते हुए एकांश इतना शांत, इतना मासूम दिख रहा था, जैसे गुस्सा क्या होता है पता ही ना हो। पर वो तो काव्या ही जानती थी एकांश कितना गुस्सा करता है। गुस्सा क्या, एकांश तो गुस्से में बैल बन जाता है। बस लाल कपड़ा दिखाओ नहीं, टारगेट पर अटैक करने के लिए रेडी। पर काव्या फिर कुछ नहीं बोल पाई। वो बस एकटक एकांश को निहार रही थी। वो इतने करीब से एकांश को पहली बार शांति से देख रही थी, वरना तो वो हमेशा डर और शौक में ही एकांश को देखती थी। एकांश को निहारते हुए अनजाने में ही काव्या का हाथ एकांश के गाल पर चला गया और वो उसके गाल छूकर देखने लगी। क्लीन शेव की वजह से स्किन और सॉफ्ट फील हो रही थी। काव्या हल्का मुस्कुरा दी और प्यार से एकांश के गाल पर अंगूठा फेरने लगी कि अचानक उसके दिमाग में अपने रंग का ख्याल आया और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। काव्या की आंखों में नमी तैर गई। वो एकांश का हाथ अपने पेट से हटाने लगी, लेकिन नींद में एकांश ने उसको और कसकर पकड़ लिया। काव्या ने फिर कुछ नहीं कहा, बस ऊपर सीलिंग को आंखों में आंसू लिए देखती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग, काव्या की सारी रात कभी एकांश को देखते हुए तो कभी अपने रंग के बारे में सोचते हुए गुजर गई। पर उसको एकांश के इतने पास लेटे होने की वजह से एक सेकंड को झपकी तक नहीं आई। वहीं उल्टा एकांश घोड़े गधे सब बेचकर सो रहा था। उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। काव्या उसके बगल की लेटी है या उसके हाथ पैर नींद में काव्या के ऊपर जा रहे हैं। सुबह हुई तो काव्या से अब एकांश के हाथ पैर का भार सहा नहीं गया और वो एकांश का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। पर एकांश ने करवट ले ली और लेकिन हाथ नहीं हटाया। काव्या परेशान हो गई थी। न सोने की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था और उसको अब चिढ़ भी मच रही थी। काव्या ने गुस्से में एकांश का हाथ उठाया और बेड पर पटक दिया। एकांश की नींद तुरंत खुल गई और वो अपना सिर काव्या की तरफ घुमाकर उसको आंखें छोटी करके देखने लगा। काव्या जो उठ रही थी वो एकांश को देखकर अपनी जगह जम गई। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, बोला था ना सुबह डिस्टर्ब मत करना। काव्या थोड़ा हिचकिचाकर बोली, वो मुझे उठना था और आपका हाथ। बोलते हुए काव्या चुप हो गई और सोचने लगी वो क्या और कैसे बोले। पर एकांश उसको देखते हुए बोला, अगर मैं तुमको पकड़कर सो रहा हूँ तो क्या तुम जब तक मैं सो रहा हूँ शांति से मेरे साथ सो नहीं सकती? सुबह सुबह मुर्गा बनकर बांग देने जाना है क्या? काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। काव्या जो बैठी थी वो एकांश के ऊपर गिर पड़ी। काव्या हड़बड़ा गई और जल्दी से उठने लगी, लेकिन एकांश ने उसको फिर से पकड़कर अपनी बगल में लिटा लिया और उसके पेट पर हाथ रखकर दूसरे साइड सिर घुमाकर आंखें बंद करते हुए बोला, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना तुम इतनी तो समझदार हो। काव्या आंखें बड़ी किए एकांश को देख रही थी, पर एकांश का फेस दूसरी तरफ था। काव्या एकांश के ऊपर चिल्लाना चाहती थी। चिल्लाना क्या, काव्या का मन तो एकांश के बाल पकड़कर खींचने का कर रहा था, पर वो मजबूर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि एकांश ने उसको खुली धमकी दी थी कि अगर अब उसने एकांश को डिस्टर्ब किया तो वो समझदार है। समझदार से एकांश का क्या मतलब था, काव्या को यही समझ नहीं आया था। पर वो एकांश को गुस्सा दिलाकर अपने लिए नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। एकांश अपना वजन उसके ऊपर डालकर सो रहा है, ये क्या कम है उसके लिए कि वो नई मुसीबत को न्योता देगी। सोचते सोचते और एकांश को मन में कोसते हुए काव्या को भी अब नींद आ गई। अपने टाइम से जब एकांश उठा तो काव्या को सोते हुए देखकर उसने अपनी आईब्रो उठा ली। सोते हुए भी काव्या के फेस पर परेशानी थी। उसकी आईब्रो जुड़ी हुई थी, माथे पर लकीरें थीं। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और अपने आप से बोलते हुए उठ गया,
इस बीमार का कुछ नहीं हो सकता, और बाथरूम में चला गया। एकांश कंपनी जाने के लिए रेडी होकर आया। काव्या तभी सो रही थी। रात भर काव्या सोई नहीं थी, तो सुबह जब उसकी आंख लगी तो वो गहरी नींद में चली गई। एकांश ने भी उसको उठाना सही नहीं समझा और कंपनी के लिए निकल गया। कुछ घंटे बाद जब काव्या की नींद खुली तो वो चौंक कर उठकर बैठ गई और अपने बगल में एकांश को ना देखकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन तुरंत ही टाइम देखते हुए उसके होश उड़ गए। 12 बज गए थे और वो अभी तक सो ही रही थी। काव्या तुरंत उठकर बाथरूम में भागी और जल्दी से रेडी होकर हॉल में आई तो मीना जी को देखकर उसको घबराहट होने लगी। कहीं मीना जी गुस्सा ना करें उसके देर से उठने पर। लेकिन मीना जी मुस्कुरा दी और काव्या को देखकर बोली, अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? काव्या मीना जी के पास आई तो मीना जी बोली, जाओ कुछ खा लो, फिर ड्राइवर के साथ कंपनी चली जाना। काव्या मीना जी को देखने लगी। मीना जी मुस्कुराकर बोली, एकांश बोलकर गया था तुम उठो तो तुमको कंपनी जाने का बोल दूं। काव्या का दिल फिर भारी हो गया। मीना जी ने फिर काव्या का बैग उसको देते हुए कहा, तुम्हारा बैग। काव्या अपना बैग देखने लगी। कल वो अपना बैग एकांश की गाड़ी में ही भूल गई थी। क्या एकांश ने इसलिए मीना जी से उसको कंपनी जाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था? तो एकांश उसको कॉल कैसे करता? काव्या सोच रही थी कि मीना जी बोली, क्या हुआ बेटा? काव्या ने अपना सिर नामे हिलाया और मीना जी से बोली, आपने नाश्ता किया दादी माँ? मीना जी, हाँ बेटा, और आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो मैं रणवीर के साथ जा रही हूँ। तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर साथ में निकलते हैं। काव्या, दादी माँ आप जाओ, मैं चली जाऊंगी। मीना जी, एकांश मुझसे बोलकर गया है जब तुम कंपनी के लिए निकलो मैं तभी डॉक्टर के पास जाऊं, तुमको घर पर अकेला ना छोड़ूं। काव्या ने अजीब सा मुंह बना लिया। उसको एकांश की इस बात का मतलब समझ नहीं आया। वो अकेले घर पर रह जाएगी तो क्या घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी, जो एकांश ऐसी हरकतें कर रहा था। पर काव्या इस बात से अनजान थी कि यह सब एकांश उसके लिए ही कर रहा है, क्योंकि मंजीर जी मौके की तलाश में थी कि कब काव्या उसको अकेले मिले और वो काव्या के कान भरे। काव्या पहले इतनी कंफ्यूज रहती है, कहीं मंजीर जी की बातों में फंसकर कोई गलत फैसला ना ले ले। इसलिए एकांश काव्या को अकेले एक सेकंड भी घर में नहीं छोड़ना चाहता था। पर हमारी काव्या का दिमाग तो अलग ही दिशा में चलता है। काव्या बैठी सोच रही थी कि मीना जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी शांत लग रही हो आज? काव्या, कुछ नहीं दादी माँ, मैं जल्दी से नाश्ता करके आती हूँ। बोलकर काव्या उठी और डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए खुद से ही बोली, मुझे भी इस भूतिया बंगले में अकेले रहने का शौक नहीं है। बड़ा आया मुझे चोर समझता है। काव्या भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आ गई और एक गाड़ी से काव्या कंपनी के लिए और दूसरी गाड़ी से मीना जी रणवीर जी के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए निकल गई। काव्या कंपनी पहुंची तो उसको लगा वो एकांश के कैबिन में जाकर क्या करेगी, और उसका मन भी नहीं था एकांश की शक्ल देखने का। उसके मन में अभी भी वही चोर वाली बात बैठी थी। इसलिए काव्या अपने केबिन में चली गई। काव्या केबिन में आई तो आज भी उसके पास कुछ काम नहीं था, क्योंकि वो पुराने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी थी और न्यू प्रोजेक्ट एकांश ने उसको अभी तक दिए नहीं थे। तो कुछ सोचकर काव्या ने अपना फ़ोन निकाला, पर फ़ोन देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। फ़ोन में रश्मि की 20 से 22 कॉल्स और 5 से 6 कॉल्स अखिल की थीं। उसमें अखिल का मैसेज भी था, तुम ठीक तो हो? क्या सर ने तुमसे कुछ कहा? पर काव्या का फोन तो गाड़ी में ही छूट गया था। काव्या ने तुरंत रश्मि से बात की। रश्मि ने पहले गुस्सा किया, पर काव्या ने अपनी तरह से बात को बताकर रश्मि को शांत कर दिया। फिर काव्या ने सोचा, जब वो कंपनी में ही है तो वो अखिल को कॉल क्यों करे, सीधा उसे फेस टू फेस बात कर लेती है। सोचकर काव्या अखिल के केबिन में आई तो उसकी आंखें फिर फैल गईं। अखिल अपना सामान पैक कर रहा था। काव्या अखिल के पास आई और बोली, आप अपना सामान क्यों पैक कर रहे हैं? अखिल ने नजरें उठाकर काव्या को देखा तो काव्या थोड़ा और शॉक हो गई। अखिल की आंखों में हल्की नमी थी और उसका फेस ऐसे मुरझाया हुआ था जैसे महीनों से पानी तक न पिया हो। काव्या अखिल को देखकर बोली, क्या हुआ आपको, सब ठीक तो है? अखिल फिर अपना सामान पैक करने लगा और काव्या से नजर बचाते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। काव्या, फिर आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं? अखिल, क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। काव्या शौक में चिल्लाते हुए बोली,
क्या? पर क्यों? अचानक से? ऐसे कैसे? अखिल भारी मन से बोला। पता नहीं। काव्या। अरे ऐसे कैसे? कोई तो रीजन होगा। कोई ऐसे ही किसी को जॉब से कैसे निकाल सकता है? अखिल, जब कंपनी का मालिक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फिर किसी को निकालने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बस टर्मिनेशन लेटर दिया गया है और 2 घंटे में कंपनी छोड़ने के लिए। काव्या और शौक हो गई। फिर उसको ख्याल आया कहीं उसकी वजह से तो अखिल को जॉब से नहीं निकाला जा रहा है। काव्या अखिल से कुछ नहीं बोली और जल्दी से बाहर चली गई। अखिल काव्या को आंखों में नमी लिए जाते देखने लगा। काव्या भागकर एकांश के केबिन में आई तो एकांश फोन पर बात कर रहा था। एकांश ने एक नज़र काव्या को देखा, फिर फोन में बात करने लगा। काव्या परेशान सी खड़ी एकांश के कॉल कट करने का वेट करने लगी, लेकिन 10 मिनट हो गए फिर भी एकांश को फोन पर ही हाँ हाँ नहीं ओके में मेल करता हूँ बात करते सुनकर काव्या चिढ़कर एकांश के पास आई और उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल कट कर दी। एकांश हैरानी से बोला, ये क्या किया तुमने? काव्या एकांश की बात इग्नोर करते हुए बोली, आपने अखिल सर को जॉब से क्यों निकाला? एकांश जो अभी तक नॉर्मल था वो अचानक से गुस्से में आ गया और खड़ा होकर काव्या को घूरते हुए बोला, तो तुम उसकी सिफारिश करने आई हो? तुमको दुख हो रहा है मैंने उसको जॉब से निकाल दिया? काव्या भी थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोली, हाँ आपने किस रीजन से उसको जॉब से निकाला? मुझे ये जानना है। अखिल सर इतना अच्छा काम करते हैं, उनका कंपनी में बिहेवियर भी अच्छा है, बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, फिर किस रीजन की वजह से आपने उनको जॉब से निकाला? एकांश ने काव्या को दोनों बाजू से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मेरी वाइफ के क्लोज आने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उसकी आरती करूंगा? काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से बोली, ये क्या बोल रहे हैं? एकांश, भाई जो तुमने सुना मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। कितनी बार बोला दोस्ती दोस्ती जैसे करो, डिस्टेंस मेंटेन करके, पर तुमको समझ नहीं आया। काव्या शॉक हो गई। उसको अब समझ आया कि कल एकांश किससे डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहा था, पर तुरंत ही काव्या को गुस्सा भी आ गया। उसके और अखिल के बीच कुछ नहीं था, फिर एकांश इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता है? इसी से बस हंसकर चार बात कर लेना कहाँ का गुनाह है, जो एकांश ने अखिल को इतनी बड़ी सजा सुनाई। सोचते हुए इस बार काव्या ने एकांश के मुंह पर ही बोल दिया, आप इतनी छोटी सोच रखते हैं मुझे अंदाजा नहीं था, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम बस दोस्त हैं। यह आपके गंदे दिमाग की उपज है जो गंदा सोचते हो। एकांश, मैं गंदा सोचता हूँ? काव्या, हाँ आप गंदे हो और इसीलिए गंदा सोचते हो। पता नहीं आपको मुझसे या जिन लोगों से मैं बात करती हूँ उनसे क्या प्रॉब्लम है। पहले रश्मि को हर्ट किया, अब अखिल सर को। आप चाहते क्या हो? मैं अकेले घुटकर मर जाऊं? जिससे बात करती हूँ या जिससे दोस्ती करती हूँ आप सबको मुझसे दूर कर देते हो। पहले मेरे परिवार से मुझे दूर किया, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड से, और अब अखिल सर से, जिनके साथ थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, जो हमेशा मेरी चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं मुझे आपके गुस्से का सामना ना करना पड़े, और आज उनको मेरी वजह से जॉब छोड़नी पड़ रही है। आपको कोई दिक्कत थी तो आप सीधा मुझे बोल देते, उनको जॉब से निकालने की क्या ज़रूरत थी? या फिर आपने कसम खा रखी है मुझे एकदम अकेला कर दोगे, ताकि जब आप मुझे कहीं ले जाकर बेचें तो मुझसे पूछने वाला कोई ना हो और आप किसी केस में ना फंसो। काव्या गुस्से में आज अपने मन की सारी भड़ास एकांश पर निकाल रही थी। एकांश चुपचाप काव्या की बकवास सुन रहा था और बेचने वाली बात एकांश के दिल पर लगी थी। काव्या उसके बारे में यह सोचती थी कि वो उसको बेचने वाला है। डिस्गस्टिंग। एकांश ने काव्या की बाजू को और कसकर पकड़ लिया और चिढ़ते हुए बोला, तुमको खरीद के ही लाया था। तुम्हारी माँ को पूरे 5 लाख इन हैंड दिए थे और खरीदी हुई चीज दोबारा नहीं बेची जा सकती। काव्या शांत पड़ गई और एकांश को आंखों में आंसू लिए देखने लगी। फिर हिम्मत करके अपनी डगमगाती आवाज में बोली, आपने मुझे खरीदा तो मेरी कीमत 5 लाख रुपए है। एकांश ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। काव्या ने एक दर्द के साथ अपना सिर हिला दिया और एकांश के हाथ अपनी बाजू से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं मुझसे, ये भी बता दीजिए। एकांश काव्या का एक हाथ छोड़कर उसका फेस पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो, गुस्से में बस मुंह से निकल गया। तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुमको बेचने वाला, तो अच्छा नहीं लगा, बस उस गुस्से में। काव्या एकांश को आंखों में देखते हुए बोली,
मैं कितने पानी में हूँ बहुत अच्छे से पता है मुझे। आपने 5 लाख भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरी। एकांश, काव्या प्लीज जरा सी बात को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। सॉरी बोला मैंने। काव्या एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं बनाती। बोलिए किस मतलब के लिए खरीदा मुझे। एकांश, काव्या प्लीज अब बकवास मत करो। काव्या, इंसान कोई सामान खरीदता है तो अपने किसी काम के लिए ही खरीदता है। अब मैं सुंदर तो हूँ नहीं जो आपने मुझे घर में शोपीस बनाकर रखने के लिए खरीदा हो, और नजर बट्टू बनाकर छत पर टांगने के लिए तो आप इतनी बड़ी कीमत चुकाओगे नहीं। फिर किस मतलब के लिए खरीदा मुझे। एकांश गुस्से में काव्या को देखते हुए बोला, तुम्हारी सुई हर बार कलर पर आकर ही क्यों रुक जाता है। क्या तुम इसके आगे बढ़कर कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। काव्या, मेरा दायरा कितना है मुझे अच्छे से पता है, और इस समाज की सोच भी। एकांश, सोच तुमको अपनी बदलने की जरूरत है। काव्या, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। एकांश, तुम। पर काव्या उसको रोकते हुए भरे गले से बोली, मैं आपके हर काम के लिए रेडी हूँ। आपने जिस भी मतलब के लिए मुझे खरीदा हो मैं सब करने को रेडी हूँ। पर आप अखिल सर को जॉब से मत निकालो। मेरी लाइफ तो खराब है ही, किसी और की भी मेरी वजह से खराब हो जाएगी तो सह नहीं पाऊंगी। अखिल सर अकेले हैं अपने घर में कमाने वाले, अचानक से हाथ से इतनी अच्छी जॉब जाएगी, ऊपर से उनको निकाला जा रहा है तो दोबारा उनको किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब और अच्छी कंपनी में जॉब मिलने से प्रॉब्लम होगी। एकांश फिर चिढ़ने लगा और बोला, तुमको अभी भी उस अखिल की चिंता है। हमारे बीच की गलतफहमी को दूर करने से ज़्यादा तुमको उसकी जॉब जाने की फिक्र है। काव्या, सॉरी मैं पहले कंफ्यूज थी, पर अब सब क्लियर है, और अब कोई गलतफहमी नहीं है हमारे बीच। आपने मुझे अपने मतलब के लिए खरीदा और मैंने ओके कह दिया, बस बात खत्म। हमारे सौदे के बीच किसी और को तकलीफ क्यों देना। एकांश, तो अखिल को तकलीफ में देखकर तुमको तकलीफ हो रही है। काव्या, मैं इंसानों की श्रेणी में आती हूँ, आपके जैसे राक्षस श्रेणी में नहीं जो दूसरों को तकलीफ देने पर खुशी महसूस करूं। एकांश, इंसानों की श्रेणी से हो इसलिए दर्द महसूस हो रहा है, या पसंद करते हो तुम दोनों एक दूसरे को। काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, अखिल तो तुमको पसंद करता है, यह बात साफ समझ आती है, और अब लग रहा है शायद तुम भी पसंद करने लगी हो उसको, तभी हम दोनों को छोड़कर तुमको उसकी जॉब की चिंता सता रही है। काव्या शौक में बोली, ये क्या बकवास है। एकांश, जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम अखिल को पसंद करती हो, शायद तभी ना मुझे समझती हो और ना मेरी फीलिंग्स को। काव्या हैरानी से एकांश को झटकते हुए बोली, बकवास करने की भी हद होती है। एकांश, मुझे अपनी लिमिट्स पता है तभी शांत हूँ। अगर तुम भी अखिल को पसंद करती हो तो बता सकती हो। काव्या गुस्से में अपनी आंखें भींचते हुए चिल्लाकर बोली, इनफ इज इनफ। अपने दिमाग की गन अपने तक ही रखिए। एकांश, क्यों तुम दोनों करो, तो मैं सही से बस पूछ लूं वो गलत है। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, इतना जानने का हक तो है ही मेरे पास। काव्या गुस्से में एकांश को घूरते हुए बोली, क्या किया मैंने, और आप सोच भी कैसे सकते हो, इतनी गंदी लाते कहाँ से हो। मेरे लिए बोलते कि मैं अखिल सर को पसंद करती हूँ तभी मैं इस बात को हजम करने की कोशिश करती, पर आप तो उल्टा अखिल सर के लिए बोल रहे हो। आपको दिखता नहीं है क्या वो कैसे दिखते हैं और मैं कैसी दिखती हूँ। वो क्यों मुझे पसंद करेंगे। अरे वो क्यों, कोई भी सुंदर दिखने वाला लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। वो मेरे ऊपर तरस खाकर मुझसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई मेरी शक्ल देख के ही बात नहीं करता। सभी को अपने स्टेटस के दोस्त चाहिए होते हैं, और मैं किसी के स्टेटस के आसपास भी नहीं आती हूँ। आप पैसे वाले हो इसलिए आपने अपने किसी मतलब के लिए मेरी 5 लाख की कीमत लगा दी, वरना फूटी कौड़ी की औकात नहीं है मेरी। हम जैसी लड़कियों से शादी करने के लिए लड़के वालों को पूरा दहेज और उसके साथ पैसा भी चाहिए होता है, और उसके बाद भी ससुराल में हमारी औकात एक नौकरानी से कम नहीं होती। और आप बोल रहे हैं कोई हम जैसों को पसंद कर सकता है। अपनी गन में सच क्या है ये भी नहीं दिखता है क्या। चलिए मैं दिखा देती हूँ। बोलकर काव्या ने एकांश का हाथ पकड़ा और अपना हाथ उसके हाथ के साथ लगाते हुए बोली, सच दिख रहा है, दिन और रात का कोई मेल नहीं होता उसमें। आप ये सोच रखते हो कोई मुझे पसंद करेगा। एकांश ने अपना हाथ काव्या के हाथ पर रख लिया और उसको देखते हुए बोला, मैं करता हूँ। काव्या फिर शांत पड़ गई। एकांश ने अपना हाथ काव्या के गाल पर रख लिया और बोला, कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझती ही नहीं हो। मुझे अपनी फीलिंग्स बोलकर एक्सप्रेस करनी नहीं आती।
काव्या शौक में एकांश को देख रही थी। एकांश काव्या को देखते हुए आगे बोला, मेरा इंटेंशन तुमको हर्ट करने का नहीं था। खरीदने वाली बात गुस्से में निकल गई। ना ही मैं तुमको तुम्हारे पेरेंट्स और दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो तुमको समझाने की जगह तुम्हें और मिसगाइड करें। तुम्हारे पेरेंट्स का तुम जानती हो, उनका मुझे तुमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर रश्मि, क्या आज तक उसने एक बार तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की? नहीं, उसने हमेशा बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है। मैं मानता हूँ सच्चा दोस्त वही है जो हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर खड़ा रहे, पर एक सच्चे दोस्त का काम यह भी होता है कि वो ये भी समझाए कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं। सच और गलत फहमी में फ़र्क करना सिखाए। पर नहीं, हर बार तुम्हारी दोस्त ने तुमको और हवा दी। और अखिल, तुम ना पसंद करती हो उसको, पर वो तुमको करता है। मैं एक लड़का हूँ और बहुत अच्छे से समझता हूँ कब लड़के किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते हैं। काव्या ने एकांश का हाथ अपने गाल से हटा दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए अपना सिर नामे हिला दिया। एकांश काव्या को देखकर बोला, तुमको बिलीव नहीं है ना, तो मैं अखिल को जॉब से नहीं निकालता। हार्डली 1 वीक वो तुमको प्रपोज कर देगा। यह चैलेंज है मेरा तुमको। काव्या की आंखें और बाहर आ गईं। वो इतनी शौक में थी कि उसके पास ना शब्द थे, ना कुछ बोलने को, ना ही उसको कुछ समझ आ रहा था एकांश क्या बोल रहा है। पहले एकांश ने बोला वो उसको पसंद करता है। काव्या ने अपने दिमाग में समझा लिया ये भी एकांश की उसको जाल में फंसाने की एक चाल होगी, क्योंकि एकांश का भांडा फूट चुका है। पर अखिल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अखिल कभी उसको प्रपोज करेगा? यह सपना भी उसको 4 जन्म लेने पर ना आए। दुनिया में सुंदर लड़कियां खत्म हो गई हैं क्या जो कोई लड़का उसको प्रपोज करेगा? और अखिल जैसा जो एकांश जैसा ही सुंदर है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की बचेगी तो भी नहीं। काव्या सोचते हुए पीछे हो रही थी कि एकांश आगे आया और उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। काव्या अपनी सुध में आई और एकांश को देखा, फिर उसका हाथ झटक कर सीधा केबिन से बाहर चली गई। एकांश बस उसको देखता रह गया। एकांश ने कुछ सोचा, फिर अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज किया। काव्या सीधा अपने केबिन में आ गई और सिर पकड़कर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसका सिर इस कदर घूम रहा था जैसे वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। एक तो एकांश की बातें, ऊपर से अखिल उसको पसंद करता है। यह गलतफहमी कैसे हुई एकांश को? सोचते हुए उसका सिर फटा जा रहा था। काव्या सोच रही थी कि अखिल उसके केबिन में बिना नॉक किए आया। काव्या ने डोर ओपन होने पर बाहर की आवाज़ अंदर आने से डोर की तरफ सिर उठाकर देखा तो अखिल भागकर उसके पास आया और उसको खड़ा करके हक करते हुए गोल गोल घुमाने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि काव्या को समझने का मौका ही नहीं मिला। अखिल काव्या को गोल गोल घुमाते हुए बोला, आई एम सो हैप्पी, मैं इस कंपनी से नहीं जा रहा। तुमको पता है, कुछ एम्प्लॉय ने मिलकर मेरे साथ प्रैंक किया। यह जॉब से निकालने का नोटिस सब झूठा था। यह सब फ्रैंक था। मैं भी पागल हूँ। एक बार एकांत सर से बात करता जाकर तो इतना बड़ा पोपट ना कटता मेरा। काव्या अखिल की बातों से शौक में थी। फ्रैंक? ये कब हुआ? क्या एकांश ने अखिल को कुछ पता न चले इसलिए इसको एक फ्रैंक का रूप दिलवा दिया? काव्या का सर और घूमने लगा और उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया तो अखिल ने उसको नीचे खड़ा किया और बोला, तुमको चक्कर आ गए क्या? सॉरी यार, इतना खुश था कि कैसे खुशी बयान करूं समझ नहीं आया। काव्या अखिल से थोड़ा दूर हो गई। उसके दिमाग में ना चाह कर भी एकांश की बातें आ रही थी। वो जानती थी, वो जानती क्या थी, उसको पूरा विश्वास था अखिल कभी उसको एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। अखिल उसको दोस्त ही समझता है, यही बड़ी बात है। पर लड़कियों के दिमाग में अलग ही कीड़ा होता है, और खासकर हमारी काव्या के दिमाग में तो कीड़ों का भंडार है। वो हमेशा वही सोचती है जो उसको नहीं सोचना चाहिए। वो एकांश के बारे में कभी ना सोचकर बाकी सबके बारे में सोचती थी। शायद वो एकांश को लेकर अपने दिल दिमाग में पूरी तरह क्लियर थी कि एकांश ना उसको पसंद करता है, ना प्यार, और शादी तो किसी मतलब से की है। पहले एकांश उसको आसमान पर बैठाएगा, फिर सही वक्त आने पर अपना काम निकलवा कर उसको अर्श से फर्श पर फेंक देगा, और ऐसा फेंकेगा कि वो रेंग कर भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए वो एकांश की बातों को सोचकर अपने दिमाग की कुल्फी नहीं बनाना चाहती थी। पर एकांश ने जो अखिल के बारे में बोला, उससे तो काव्या अंदर से थोड़ा डरी हुई थी। उसके दिल के एक कोने से यही आवाज आ रही थी
क्या एकांश ने सच में बोला? क्या ऐसा हो सकता है? फिर वो ये सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो बिना सिर पैर की बातें हैं। काव्या खड़ी एकांश की बातों के बारे में सोच रही थी कि अखिल उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ तुमको? तुम कहाँ खो गई? काव्या अपनी सुध में आई और अखिल के हाथ को देखने लगी। अखिल बस उसकी बाजू पकड़ने ही वाला था कि काव्या डर से 2 कदम पीछे हो गई। काव्या पीछे ही हुई थी कि उसकी नज़र डोर के पास आंखें एकांश पर गईं। एकांश के फेस पर गुस्सा था। काव्या का हलक सूख गया। अखिल को भी थोड़ा अजीब लगा, तो वो काव्या से बोला, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? काव्या ने अखिल की तरफ देखा, फिर टेबल से अपना बैग उठाते हुए बोली, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जी घबरा रहा है, मैं घर जाती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। बोलकर काव्या जल्दी से वहां से जाने लगी। अखिल भी थोड़ा हैरान था काव्या के इस बिहेवियर से। ऊपर से काव्या का ऐसे घर जाना, अखिल को फिर उसकी चिंता सता रही थी। कहीं एकांश को पता चला कि काव्या बिना छुट्टी लिए घर चली गई तो एकांश काव्या के ऊपर गुस्सा न करे। काव्या जल्दी में केबिन से बाहर आई तो एकांश वहां नहीं था। काव्या भी अब एकांश का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी एकांश की चिंता नहीं की और जल्दी में सीधा कंपनी से बाहर जाने लगी। कुछ देर में काव्या अपना बिना दिमाग लगाए ड्राइवर के साथ घर आ गई और सीधा अपने रूम में आकर स्टडी रूम में चली गई। एकांश की बातें सोच सोच कर उसका सर घूमा जा रहा था। काव्या सीधे सोफे पर आंखें बंद करके लेट गई। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी के बारे में ना सोचे, पर दिल वही काम करता है जिसको हम ना करना चाहते हो। दोपहर से रात हो गई। काव्या ने ना अपनी आंखें खोली थी, ना वो स्टडी रूम से बाहर गई थी। एकांश घर आया तो उसको पता था काव्या कहाँ होगी, इसलिए वो सीधा चेंज करके काव्या के लिए खाना लेकर स्टडी रूम में आ गया। काव्या को लेटा देखकर एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और काव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर सोफे से नीचे गिरा दिया। काव्या डर से चीख दी। एकांश सोफे पर बैठ गया और काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश भी काव्या को देखते हुए बोला, घूर क्या रही हो? बैठना था मुझे। यह सोफा तुम्हारा अकेले का थोड़ी ना है जो फैली हुई थी। इस सोफे पर मेरा भी बराबर का हक है। मुझे भी बैठने को जगह चाहिए। काव्या तिल मिलाकर खड़ी हुई और बोली, तो मुँह से भी बोल सकते थे, उठ जाती, गिराने की क्या जरूरत थी? एकांश, तुमको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती है, इसलिए अब मैंने सोच लिया है, मैं अब बोलूंगा नहीं, सीधा करूंगा। काव्या घूरकर एकांश को देखने लगी। एकांश ने खाने की प्लेट से एक बाइट खाते हुए कहा, खाना खा लो, कि मुझे घूरकर ना तो मुझे खा पाओगी और ना ही तुम्हारा पेट भरेगा। काव्या ने मुंह बना लिया और कुछ न बोलकर स्टडी रूम से बाहर चली गई। काव्या बाहर आई और सीधा बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। वो कंपनी से आई थी, तब से लेटी ही थी, पर अब रात हो गई थी और वो उन कपड़ों में तो नहीं सो सकती थी। काव्या चेंज करके आई तो उसका मुंह फिर बन गया। एकांश बेड पर बैठा आराम से राइस खा रहा था। एकांश को खाता देख अब काव्या को भी भूख लगाई थी, लेकिन उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और सबसे ज्यादा तो ये कि वो अब एकांश के सामने ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए फिर स्टडी रूम के पास आई, पर फिर रूम का डोर लॉक था। काव्या ने शौक में पलटकर एकांश की तरफ देखा तो एकांश मुस्कुरा दिया। काव्या और चिढ़ गई, पर कुछ बोली नहीं। एकांश काव्या को देखकर बोला, खाना खा लो, शायद दिमाग कुछ काम करने लगे। काव्या ने एकांश को एक नज़र घूरा और बालकनी में चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, पर आज काव्या को ठंड नहीं लग रही थी। उसके दिमाग में चल रही बातें ही काफ़ी थी उसके दिमाग को गर्म रखने के लिए। काव्या पहले तो खड़ी रही, फिर झूले के पास आई और झूले पर बैठ गई कि उसकी नज़र खाने की प्लेट पर गई। स्टूल पर खाने की प्लेट रखी थी। काव्या के पेट से फिर आवाज़ें आने लगीं, तो उसने कुछ सोचकर प्लेट उठाई और खाना खाने लगी। एकांश बालकनी के गिलास के पास खड़ा काव्या को ही देखकर मुस्कुरा दिया। काव्या ने खाना खाया तो उसको ठंड लगने लगी। सच में खाना खाने से उसका दिमाग भी कुछ ठंडा हो गया था और उसको ठंड का एहसास भी हो रहा था। काव्या ने अपने आप को समेट लिया। एकांश ने काव्या को ठंड से सिकुड़ते देखा तो रूम से बाहर पड़ी अपनी जैकेट उठाकर लाया और काव्या के साइड में आकर उसको पीछे से पहना दी। काव्या सिर घुमाकर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, तो क्या सोचा है तुमने? काव्या की आंखें भर आईं और वो अपने दिमाग में चल रही बातों में उलझी हुई बोली, मैं नहीं करती आपको पसंद,
आप भी नहीं करते हो, बस मेरा पोपट काट रहे हो। पर मैं पान नहीं हूँ जो आप चूना लगाओ और मैं चूना अपने आप को लगने दूँ। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और काव्या के सिर पर टैप करते हुए बोला, मेरे पूछने का मतलब था, तुमने क्या सोचा है? तुम ठंड में बैठने वाली हो या मेरे साथ सोने चलने वाली हो? काव्या एकदम शांत पड़ गई। एकांश ने काव्या का हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, चलो बगल में लेटकर आराम से घूरती रहना। काव्या हैरानी से आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी, पर एकांश ने काव्या पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर लाकर बेड पर लिटाने लगा कि काव्या अपने सेंस में आकर जल्दी से बोली, मुझे नहीं सोना, मुझे जाना है। एकांश, क्यों? जागरण करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती हो क्या, जो जगराता कराने जाना है? काव्या मुंह बनाकर बोली, मुझे स्टडी रूम में जाना है। एकांश, स्टडी रूम में कुछ छूट गया है क्या जो लेने जाना है? ओह हाँ, तुम्हारा दिमाग, मैं तो भूल ही गया था। पर इट्स ओके, सुबह ले लेना, अभी सो जाओ। काव्या चिढ़ से अपनी आंखें बंद करके बोली, मुझे स्टडी रूम में सोने के लिए जाना है, मुझे आपके साथ बेड शेयर नहीं करना है। एकांश, क्यों? तुमको कांटे लगे हैं जो मुझे लगेंगे? तुमको ये डर सता रहा है? काव्या एकांश को हैरानी से देखते हुए बोली, आप जानकर मुझे छेड़ रहे हैं ना? एकांश सीटी बजाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी, मुझे सीटी बजानी नहीं आती, तो मैंने तुमको नहीं छेड़ा। शायद दिमाग के स्टडी रूम में छूटने की वजह से तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। काव्या, समझ आपको नहीं आ रहा है, मुझे नहीं सोना है आपके साथ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों अपना समय मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हैं? एकांत सीरियस होते हुए बोला, अपनों से बात करना, उनको समय देना, समय की बर्बादी नहीं होती। यह वो खुशी होती है जो लाखों कमाने के बाद भी नहीं मिलती। जब हमारे पास कोई बात करने को नहीं होता, तब हमें वैल्यू समझ आती है। जिसको समय की बर्बादी बोलते हो तुम लोग, वो लाइफ के सबसे अच्छे पल होते हैं। ये ना मेरे डैड कभी समझे और शायद तुम भी उनके जैसी हो। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। एकांश एकदम सीरियस हो गया था। काव्या को एकांश की यही बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी। एकांश आधा सेकंड भी नहीं लेता था अपने रंग बदलने में। अभी वो उसको परेशान कर रहा था और जस्ट पलट झपकते वो इतना सीरियस हो गया, वो भी इतनी सी बात पर। लेकिन उसको क्या, ये एकांश का प्रॉब्लम, वो समझता बैठे। काव्या कुछ नहीं बोली और साइड से निकलने लगी। एकांश ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर फिर अपने सामने खड़ा कर लिया और सीरियस टोन में बोला, शांति से सो जाओ। बोलते हुए एकांश काव्या को बेड पर लिटाने लगा। काव्या और बेचैन हो गई और थोड़ा हिचकिचाकर बोली, मुझे नहीं सोना है इस बेड पर, आप समझ क्यों नहीं रहे? एकांश सीरियस टोन में बोला, क्यों नहीं सोना? कोई रीजन है तुम्हारे पास? काव्या ने 2 सेकंड सोचा, फिर हिचकिचा के बोली, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके साथ एक ही बेड में सोने में। एकांश, पर मैं हूँ। काव्या एकांश को आंखें बड़ी करके देखने लगी। एकांश ने काव्या को लेटाया और ब्लैंकेट उड़ाकर दूसरी साइड जाते हुए बोला, हर बार तुम्हारा कंफर्टेबल नहीं देख सकता। हर इंसान को कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं भी तुम्हारा ये गोल कद्दू जैसा दिमाग होने पर भी एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो तुम भी करो। मैंने अकेले ने सब एडजस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। बोलते हुए एकांश दूसरी साइड में आकर काव्या के बगल में लेट गया और उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे भी जितना टाइम देना था दे दिया। तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है तुम उन गधों में से हो जो बिना डंडा मारे आगे नहीं बढ़ते। काव्या हैरानी से आंखें बड़ी करे एकांश को देखने लगी। काव्या को एकांश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने उसको गधा बोला, खुद क्या है बनमानुस? और एकांश किस टाइम की बात कर रहा था? एकांश या कोड वर्ड में बात क्यों करता है? बचपन में गूंगा था क्या, जो सीधा सीधा साफ साफ बोलने में उसकी आन पर आती है? काव्या ने सोचा, वो सीधा एकांश से पूछ लेगी वो क्या गोल गोल बोल रहा है। पर काव्या ने जब अपनी सोच से बाहर आकर एकांश पर ध्यान दिया तो एकांश सो चुका था। काव्या ने अजीब सा मुंह बना लिया और मन में बोली, ये इंसान है या जानवर? इतनी जल्दी कौन सोता है? खुद तो सो गया, पर मुझे अपनी गोल बातों में घुमा गया। किसी दिन देखना, गोल गोल घूमते हुए ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी और उसकी वजह यह दूसरे गोले से आया हुआ विचित्र प्राणी होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या की आंख अपने समय से खुल गई थी, या फिर यूं कहें उसने अपनी सारी रात यह सोचने में गुजार दी थी कि वो अब क्या करेगी, क्योंकि एकांश अपनी ही धुन में है। उसको एकांश का कुछ समझ में नहीं आ रहा था
और वो जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि एकांश की एक बात उसके दिल में घर कर गई थी कि रश्मि बस उसका साथ देती है, सही गलत में अंतर नहीं समझाती। तो अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पहले एकांश को सही से समझेगी, उसके बाद कोई फैसला लेगी। वैसे भी उसने एकांश से तो बोल ही दिया था कि उसने जिस मतलब से उसको खरीदा है उसके लिए वो रेडी है, तो अब वो अपने पैर पीछे नहीं ले सकती थी। फिर उसका कोई था भी तो नहीं जिसकी वो चिंता करे। एकांत सही भी तो हो सकता है। ये जिंदगी और मौत का खेल बन गया था उसके लिए, जिसमें जो होगा वो देखा जाएगा। बाला हाल था। अगर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा किया एकांश ने उसके साथ, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड वाला ही है। वैसे भी उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपनी ज़िंदगी से खेलने पर। बाकी होता तो वही है ना जो नसीब में लिखा होता है। क्या पता उसके नसीब में कुछ आगे अच्छा लिखा हो, तो वो समय के हिसाब से फैसला लेगी। काव्या आंखें खोले लेटी एकांश के उठने का वेट कर रही थी। उसने सोच लिया था अब वो एकांश के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। शायद इससे वो एकांश को जल्दी समझ पाए और एकांश के इंटेंशन को भी। कुछ घंटे बुत बने लेटे रहने के बाद एकांश उठा तो काव्या को आंखें खोले ऊपर देखते देख अपनी आईब्रो जोड़ते हुए बोला, तुमको मिर्गी के दौड़े भी पड़ते हैं क्या? काव्या अपने सेंस में आई और एकांश की तरफ सिर घुमाकर देखने लगी। एकांश ने काव्या को एकदम शांत और सीरियस देखा तो उसको अलग सी टेंशन होने लगी और वो उठकर बैठते हुए काव्या के माथे पर हाथ रखकर चेक करते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काव्या भी उठकर बैठ गई और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। एकांश अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, फिर इतनी शांत कैसे हो? कौन सा सांप सूंघ गया तुमको? काव्या नॉर्मली बोली, मैं बस आपके उठने का वेट कर रही थी। एकांश खांसने का नाटक करने लगा और बोला, रियली तुम इतनी संस्कारी कब से हो गई? रात को बालकनी में किसी कीड़े ने तुमको काट लिया क्या? काव्या सीरियस फेस के साथ बोली, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें समझने के लिए अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है। एकांश ने काव्या को सकबरी नजरों से देखा, फिर उसकी नाक खींचते हुए बोला, दिमाग शांत करो, मुंह नहीं। मुझे गूंगे लोग पसंद नहीं है, और तुमने ये सो कोल्ड संस्कारी वाला ड्रामा ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो तुम इतना तो जानती ही हो, मुझे मुझे बंद करना और खुलवाना बहुत अच्छे से आता है। काव्या ने एकांश की बात सुनकर अजीब सा मुंह बना लिया। एकांश फिर से काव्या के फेस पर उसकी बातों से रिएक्शंस आते देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके सर पर टैप करते हुए बोला, तुम्हारी नींद खुल गई तो उठ सकती हो, बस मुझे डिस्टर्ब किए बिना। काव्या अपने सिर को सहराने लगी, फिर खुद से ही बोली, कुंटल भर का हाथ ऊपर रखकर सोएंगे तो इंसान क्या शैतान भी ना उठ पाए? काव्या ने धीरे से बोला था, पर एकांश ने सुन लिया और उसके बाल बिगाड़ते हुए बेड से उतरते हुए बोला, प्यार से हाथ भी हटाया जा सकता है। काव्या एकांश की तरफ देखने लगी। उसने सोचा तो कुछ और था, पर हुआ कुछ और। एकांश की बातें उसको इतना परेशान कर देती थी कि वो बिना कुछ बोले रह ही नहीं पाती थी, और अभी भी वही हुआ। काव्या ने शांत और सीरियस रहने का सोचा था, पर एकांश जैसे इंसान के सामने तो मूंगा भी चिढ़कर बोलने लगे। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर ऊपर करके सिर पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद एकांश बाथरूम से बाहर आया और काव्या को देखकर बोला, क्या हुआ बीमार इंसान? काव्या चौंक कर ठीक से बैठ गई और एकांश के जाने से उसको नींद लग गई थी। काव्या की आंखों में नींद देखकर एकांश अपनी वॉच पहनते हुए बोला, आज कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है, और रूम से बाहर मत जाना। मैं दादी माँ को बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए नाश्ता और खाना रूम में ही भिजवा देंगी। काव्या अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और बोली, क्यों? मैं रूम से बाहर क्यों नहीं जा सकती? एकांश, जितना बोला है उतना करोगी तो जीवन में शांति बनी रहेगी, वरना जिस चीज को समझने के लिए तुमने साइलेंट कुमारी बनने का सो कॉल्ड विचार किया था, वो बातें बवंडर बन जाएंगी। फिर ना कुछ सोचने लायक बचोगी ना समझने। काव्या कंफ्यूज होकर चिढ़ते हुए बोली, आप हमेशा गोल गोल ही बातें क्यों करते हो? सीधा सीधा नहीं बोल सकते हो क्या? एकांश, जब तुमको चीजें ना दिखती हैं ना समझ आती हैं, तो मेरे सीधे बोलने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा? काव्या, आप सीधे बोलोगे तो मुझे समझ आ जाएगा। एकांश काव्या के पास आया और उसको देखते हुए बोला, मैंने कल सीधा सीधा ही बोला था, समझ आया तुमको? काव्या सुन्न सी पड़ गई। उसके रेंगटे खड़े हो गए। उसको कल एकांश का उसको पसंद करता हूँ बोलना याद आ रहा था।
काव्या शांति से बैठी एकटक एकांश को देख रही थी कि एकांश उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, सो जाओ और थोड़ा कम सोचकर देखो। मेरे ख्याल से तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। काव्या हैरानी से अपनी पलकें झपकाने लगी। एकांश जाने के लिए पलटा तो काव्या को सोचकर अपने मन की सारी हिचकिचाहट हटाकर एकांश को रोकते हुए बोली, सुनिए। एकांश पलटकर काव्या को देखने लगा। काव्या थोड़ा हिम्मत करके बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एकांश शक से काव्या को देखते हुए बोला, हाँ बोलो। काव्या, क्या मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ क्या? एकांश ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। काव्या आगे बोली, और मुझे मेरी सैलरी मिलेगी क्या? 1 मंथ कंप्लीट हो गया है और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। एकांश सीरियस होते हुए बोला, तुमको पैसे क्यों चाहिए? काव्या को एकांश से इसी सवाल की उम्मीद थी। वो मन में एक बार एकांश के लिए बड़बड़ाई, फिर बाहर से नॉर्मल होते हुए बोली, मुझे मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है और कॉलेज भी जाना ज़रूरी है अब। क्लास स्टार्ट हो गई हैं। मैं लास्ट मंथ भी एक बार भी कॉलेज नहीं गई और ना ही फ़ीस जमा की। रश्मि ने प्रिंसिपल से बात कर ली थी और बस मेरा एडमिशन फॉर्म भर दिया था। उसके फादर प्रिंसिपल के दोस्त हैं तो जुगाड़ लग गया। पर अभी सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया और मुझे अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी होगी और क्लास भी लेनी होगी। क्लास का टाइम गैप देकर है तो उसमें मैं ऑफिस का काम भी कॉलेज से ही कर लिया करूँगी, पर कंपनी नहीं आ पाऊँगी। एकांश 2 मिनट शांत रहा, फिर बोला, ओके। काव्या थोड़ा हैरान हो गई। एकांश इतनी आसानी से ओके बोल देगा, उसको उम्मीद नहीं थी। एकांश फिर जाने लगा तो काव्या ने मुंह बना लिया और एकांश को घूरते हुए बोली, यार क्या आदमी है ये? ओके तो बोल दिया, पर पैसे तो दिए ही नहीं। दे देता तो आज से ही कॉलेज चली जाती। काव्या मुंह बनाकर बेड पर अपने फेस पर हाथ रखकर बैठ गई। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। काव्या ने फोन देखा तो उसमें एकांश के नाम से मैसेज था। काव्या ने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, तुम्हारे फ़ोन में ऐप है, जितना चाहो उससे पे कर सकती हो, और साथ में पासवर्ड था। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन तभी उसके फ़ोन में अखिल का मैसेज आया, हाय कैसी तबीयत है, आज आ रही हो ना? काव्या ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और फ़ोन साइड में रख दिया। एकांश की अखिल को लेकर फिर वही बात काव्या के दिमाग में घूम गई और वो फिर परेशान हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।